हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने वाली हूं, तो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आ गई हूं टीजीटी हिस्ट्री 2016 का पेपर विद सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर से। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक बार पेपर का पैटर्न बता देती हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। ये फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी सिर्फ एसएसटी वालों के लिए पेपर का पैटर्न बता रही हूँ मैं। जब मैं पीजीटी वालों के लिए पेपर लेके आऊँगी तो उनके लिए तब बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो टीजीटी एसएसटी का होता है सिर्फ एक रिटन एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होता। टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 2 सब्जेक्ट से। और जो 125 क्वेश्चन आते हैं वो 62+62+1 के फॉर्मेट में आते हैं। तो जो 1 क्वेश्चन होता है वो कॉमन क्वेश्चन होता है, वो मतलब उसके 4 पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें से हम कोई सा भी पार्ट सोल्व कर सकते हैं, भले ही हम आगे की सीरीज किसी भी पार्ट के ले रहे हों, लेकिन हम उसमें से कोई सा भी क्वेश्चन, हमें भले ही आगे की सीरीज हमें हिस्ट्री की सोल्व करनी है, हमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है फर्स्ट वाला, तो हम उसे ही सोल्व कर सकते हैं। उसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आपको हिस्ट्री का ही सोल्व करना है। आपको जोन सा भी उसमें से आता है, आप उसी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पूरा टाइम जो होगा इस पेपर के लिए वो होता है 2 घंटे के लिए। और जो हर क्वेश्चन होता है, एवरी क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टोटल कितने हो गए क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन है, तो 500 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती फ्रेंड्स। तो ये है हमारे टीजीटी एसएसटी का पैटर्न। और जिन स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट हो वह कमेंट बॉक्स में कर पूछ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 4 पार्ट में वो डिवाइड होके आता है। आप इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन जो आपको ठीक लगता है, जो सा आपको अच्छा से आता है कि हाँ आप कंफर्म है उसके बारे में 100%, आप उसे कर सकते हैं। चलिए हम इसमें हिस्ट्री का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्न में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन जो बी है मध्य पाषाण युग, ये इसका सही आंसर होगा। माइक्रोलिथ उपकरण मध्य पाषाण युग की विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हम इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि जो इसमें पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आया है, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक हैं प्रोडन, मैकियावेली, मैकाइवर, चार्ल्स मरियम। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स चार्ल्स मरियम। देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेट में करा रही हूँ, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन आपको करना एक ही है। आप किसी भी वजह से आप 2 ऑप्शन नहीं करेंगे कि आपको 2 आते हैं तो आप 2 जो है जो सर्कल होते हैं उन्हें फिल कर देंगे। आपको एक ही क्वेश्चन करना है इस पार्ट में से। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर आपने 2 जो है सर्कल ऐड कर दिए तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट होता है। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था। फेडरल कोर्ट, प्रेसिडेंसी कोर्ट, प्रीवी काउंसिल, इंग्लैंड का सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रीवी काउंसिल। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 1773 में वॉरेन हेस्टिंग के समय जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1773 में, तो वह एक अभिलेख न्यायालय था। उसके जो खिलाफ अपील थी वो इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो फ्रेंड्स, जो इंग्लैंड का प्रीवी काउंसिल थी वही भारत का शीर्ष न्यायालय था। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे। तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था 1831 में। और वहीं पर 31 सितंबर 1833 को राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स, जो पहली महिला अध्यक्ष थी, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन कराया है, वो थी एनी बेसेंट। कब बनी थी, 1917 में। कहाँ अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में। तो फ्रेंड्स, आपको एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है। और आपको बता दूं कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार तिरंगे झंडे को भी अपनाया था, 1917 का जो अधिवेशन हुआ था। फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स के लिए, आप बताएंगे कि कांग्रेस की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी
कौन बनी थी, कब बनी थी और वह अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, करतार सिंह सराभा को फांसी, कामागाटा मारू की घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो फ्रेंड, जो गदर आंदोलन शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। जो गदर आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध के स्टार्टिंग होगी तब हम भी अपना एक आंदोलन खड़ा करेंगे। तो इसी वजह से ये आंदोलन तब शुरू हुआ 1914 या 15। जो लाहौर षड्यंत्र केस था वो भी इसी से रिलेटेड था। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और बता दूं, कामागाटा मारू जो है वो एक जहाज था। वही जहाज था जो कनाडा के तट पर पहुंचा था, लेकिन उसे वहां पर उतरने वहां पर नहीं दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये कामागाटा मारू भी घटना 1914 की है। लेकिन जो इसका सही आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। जो जोरवे संस्कृति है वो महाराष्ट्र के नाम पर, महाराष्ट्र में जोरवे नाम जगह स्थान है, उसी के नाम पर नामित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया, निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही कारण है? तो फ्रेंड्स, ये तीनों ही सही कारण हैं। उनकी भाषा के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई भी है और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति भी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका सही होगा। 1, 2 एंड 3 जो तीनों पॉइंट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमसो मा ज्योति गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से आता है? छांदोग्य, मांडुक्य, मुंडक, वृहदारण्यक। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका सही होगा। वृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है तमसो मा ज्योति गमय। और वृहदारण्यक उपनिषद किसका भाग है? वह है यजुर्वेद का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूल साक्ष्य माना जाता है? बुद्ध की मूर्ति, अशोक के शिलालेख, महाविभाषा, जातक कथाएं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी है अशोक के शिलालेख, वह बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम और साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना? अग्निमित्र, सुजेष्ट, वज्रमित्र, देवभूति। तो फ्रेंड्स, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बनने वाला कौन था? अग्निमित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? मौर्य युग, गुप्त युग, कुषाण युग, राजपूत युग। तो फ्रेंड, जो ऑप्शन बी है, जो बाघ की गुफाएं हैं वो गुप्त युग से रिलेटेड हैं। और फ्रेंड्स, एक है अशोक द्वारा बनाई जो बराबर की गुफाएं थी, वो किस युग से थी? मैं बता चुकी हूँ कि अशोक के द्वारा बनाई गई थी। अब आप ये बता सकते हैं आराम से, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है कि हाँ ये किस युग से रिलेटेड थी। वह थी मौर्य युग से। तो बराबर की गुफाएं और बाघ की गुफाओं में कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलबन, मोहम्मद गोरी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका सही होगा, बलबन मामलुक वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया? काजी उल कजात, काजी उल हजात, काजी फैल उल इस्लाम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो सर्वोच्च पद था न्यायिक प्रणाली में वो था काजी उल कजात। और इसकी सहायता के लिए मुफ्ती की नियुक्ति की जाती थी, जो कानूनों की व्याख्या भी इसी के लिए कानूनों की व्याख्या करता था। और काजी उल कजात इसी के आधार पर अपना जो निर्णय होता था वह देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज़्मनामा नाम दिया? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, उसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो ऑप्शन ए है अकबर, तो पता होगा उसने फैजी के निर्देशन में एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना कराई थी। तो इसमें अकबर ने ही महाभारत को फारसी में अनुवादित करके रज़्मनामा नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित हैं? ताजमहल, बुलंद दरवाजा, लाल किला, एतमाद उद्दौला का मकबरा।
तो फ्रेंड्स जो उस्ताद ईसा संबंधित हैं वह हैं ताजमहल से, वह ताजमहल के प्रधान निर्माता बोल दीजिए। जो इस मिस्त्री यूज करेंगे प्रधान मिस्त्री वो भी सही होगा। तो उस्ताद ईसा का संबंध ताजमहल से था। और फ्रेंड्स इसमें एक जो आर्किटेक्चर होते हैं मतलब जो स्थापत्यकार होते हैं थे वे थे उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के। और ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो लोदी वंश था, जो लोदी काल था, उसे क्या कहा जाता है? उसे मकबरों का काल भी कहा जाता है। और जो इसकी जो यहाँ के मकबरे थे वो अष्टभुजाकार और चतुर्भुजी जो आकार के होते हैं, दो प्रकार के मकबरे यहाँ पे बने थे। और आपको एक चीज और बता दूं, जो सिकंदर लोदी का मकबरा बना था, सिकंदर लोदी के मकबरे में पहली बार दोहरे गुंबद का यूज किया गया था। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोदी। 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निर्देश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार करने के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का अध्यक्ष था? देखिए फ्रेंड्स इतना लंबा क्वेश्चन दिया गया है, पूछा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। तो कुछ नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा 3 फरवरी 1822 को जो एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो फ्रेंड्स HB जैकोब, C पियर्सन, GE वार्ड, WW हंटर। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी सही होगा, WW हंटर, जिसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना गया। और फ्रेंड्स आपको बता दूं जो ये हंटर कमीशन की जो आयोग की नियुक्ति की गई थी वो किस लिए की गई थी? वो 1854 के बाद जो भारतीय शिक्षा थी उस पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए की गई थी कि उसमें कितना विकास हुआ है। और स्पेशली जो ये हंटर कमीशन जो आया था ये किस लिए आया था? ये प्राथमिक शिक्षा के बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राजा राममोहन राय ने, संत तुकाराम ने, महात्मा ज्योतिबा फूले ने। इनमें से कोई नहीं। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। इनकी एक पुस्तक भी है, आई थिंक 1872 की है, जिनमें इन्होंने गुलामगिरी के नाम से लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? मधुसूदन दत्त, हेनरी विवियन डेरोजियो, कृष्ण मोहन बनर्जी और राम गोपाल घोष। तो फ्रेंड्स यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा किसकी थी? हेनरी विवियन डेरोजियो की थी। और इन्होंने ये कभी स्थापित हुआ था? ये था 1828 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादाबाई नौरोजी ने कब घोषित किया था? हमें बताना है कि कब घोषित किया था। कलकत्ता सत्र 1886 में, कलकत्ता सत्र 1906 में, लाहौर सत्र 1885 में, बॉम्बे सत्र 1889 में। तो फ्रेंड्स जब स्वराज की बात कही थी, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य बताया था दादाबाई नौरोजी ने, यह बताया था कलकत्ता सत्र 1906 में। फ्रेंड्स दादाबाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 जो अधिवेशन हुए हैं उनकी अध्यक्षता की है। एक आपको पता चल गया कि कलकत्ता सत्र 1906 में हुआ था, बाकी 2 आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि सबसे पहले जो भी धातु यूज में आई थी वो कौन सी थी? वह थी तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई? चंदूड़ो, रूपर, दैमाबाद, धोलावीरा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका सही होगा। धोलावीरा में खगोलीय पर्यवेक्षणशाला पाई गई। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। इसकी खोज जो की थी वो की थी RS बिस्ट ने। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि एकमात्र धोलावीरा है जो 3 भागों में डिवाइड था। इसमें उच्च, मध्य और निम्न 3 भाग बनाए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवृत कहलाती है? सरस्वती नदी और द्रश्वती नदी,
सरस्वती नदी और सरयू नदी, शत्रुदी नदी, विपाशा नदी, गंगा नदी और यमुना नदी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। सरस्वती नदी और द्रस्वती नदी के जो बीच का क्षेत्र था वही ब्रह्मवत कहलाता था। और जो ऑप्शन डी है गंगा नदी और यमुना नदी, इसके जो बीच का क्षेत्र था वो ब्रह्मश्री कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स जिसमें यज्ञ संबंधी कर्मकांड दिए गए हैं, ये बताना है हमें यज्ञ संबंधी कर्मकांड किसमें दिए गए हैं, वह दिए गए हैं यजुर्वेद में। फ्रेंड्स आपको यजुर्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। यजुर्वेद फ्रेंड्स गद्य और पद्य दोनों में रचित है। इसमें दो शाखाएं डिवाइड होती हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेय संहिता भी कहते हैं और कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय है और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? संगमरमर, स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास क्या यूज हो रहा था, वह हो रहा था लाल बलुआ पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। तो फ्रेंड्स हमें बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। फ्रेंड्स जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसे तो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने बनवाया था। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। और जो फ्रेंड विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसे पाल वंश के धर्मपाल, जिसे उत्तरापद स्वामी, जिसकी उपाधि थी परम सौगात, ने बनवाया था। कहाँ पर बनवाया था? ये दोनों ही कहाँ थे? ये बिहार में थे। विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की है और नालंदा की विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कुमारगुप्त ने। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए। फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी गलत होता है कि खिलजी वंश द्वारा नष्ट नहीं किए गए थे। फ्रेंड्स इन्हें जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसे नष्ट किया था। खिलजी वंश जो बाद में आया है, गुलाम वंश के बाद आता है, ये उसके द्वारा नष्ट नहीं किए गए थे बल्कि बख्तियार खिलजी ने इन्हें नष्ट किया था। तो इसमें फ्रेंड्स ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? और मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए सही होगा। मोहम्मद शाह के समय वह 1839 में वो आक्रमण करता है पहली बार भारत पर, तब उसका जो अहमद शाह है उसे वापस लौटा देता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए सही होगा कि वह अहमद शाह के समय में, मोहम्मद शाह के समय में पहली बार आक्रमण करता है भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता? नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन, पहला रुपया जारी करने के लिए जो 20वीं सदी तक प्रयोग होता रहा, नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए सभी शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए। तो फ्रेंड जो इसमें ऑप्शन सी है, नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता। वो क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जो नेहरू की सिंचाई शुरू की थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, और सर्वाधिक नेहरू किसने बनवाई थी? वे बनवाई थी फिरोज तुगलक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। तो शेरशाह सूरी को नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए नहीं जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे दक्कन में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? शिवाजी, शाहजी भोसले, मलिक अंबर, मालोजी भोसले। तो फ्रेंड बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे कि इसका आंसर शिवाजी होने वाला है, जबकि वो गलत है। तो ना इसका आंसर शिवाजी है ना शाहजी भोसले। ये फ्रेंड्स था कि मराठों के समय जो गुरिल्ला युद्ध नीति थी वो काफ़ी फेमस हो गई थी, लेकिन इसका प्रणेता मलिक अंबर था। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए शानी घोषित किया था? बलबन, कैकुबाद, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए शानी की उपाधि से विभूषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। वह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वह की गई थी फ्रेंड्स शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन बी है, शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग ए देहलवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जनविली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था। यानी किसने, हमें बताना है कि कर्जनविली पर किसने आक्रमण किया था? तो हमें बता, मदनलाल ढींगरा, हरदयाल, उधम सिंह, रोशन सिंह। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, मदनलाल ढींगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति में कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दे दी गई? तो फ्रेंड्स 1916 का जो अधिवेशन हुआ था वह हुआ था लखनऊ में 1916 में। तो फ्रेंड्स जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो इसमें जो क्या किया था कांग्रेस ने जो 1909 में मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था उसकी जो स्वीकृति है वो दे दी थी। हालांकि वह उसकी काफ़ी भूल थी, देने कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन इस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोलैक्ट एक्ट, गांधी इरविन पैक्ट, मार्लिमेंटो सुधार, इल्बर्ट बिल। तो हमें इन्हें क्या करना है फ्रेंड्स? हमें इन्हें बिल्कुल सही क्रम में लगाना है। जैसे मतलब सबसे पहले कौन सी चीज़ हुई थी, सबसे लास्ट में क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स इसमें जो इल्बर्ट बिल है वह 1883 की घटना है, तो वह सबसे फर्स्ट में आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट होगा ये। इसके बाद आता है फ्रेंड्स मार्लिमेंटो सुधार जो 1909 का है। इसके बाद आएगा रोलैक्ट एक्ट, ये है 17 मार्च 1919 को आया था। और सबसे लास्ट में है फ्रेंड्स गांधी इरविन पैक्ट, ये इसकी डेट थी फ्रेंड्स 5 मार्च 1931। तो फ्रेंड्स डेट भी याद रखनी है आपको। हो सकता है कि जो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए वो कुछ एक दो पॉइंट इसमें से उठा दे और एक दो पॉइंट अलग से ऐड कर दे। तो फ्रेंड्स आप डेट को कंफर्म कीजिएगा, उसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में डेट से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, उन दोनों के प्रतिनिधि थे द्वितीय और तृतीय के अरुणा आसफ अली, मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खां, फैज़ अहमद फैज़। तो फ्रेंड्स जो मोहम्मद इकबाल थे वही जो उर्दू कवि थे और द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में दोनों के प्रतिनिधि थे। फ्रेंड आपको पता होगा कि कांग्रेस ने केवल द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था, उन्होंने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था। और फर्स्ट में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और द्वितीय में कौन गए थे कांग्रेस की तरफ से, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? मोस्टेरियन, एचुलियन, ओल्डोवान, ग्रोशियन। तो फ्रेंड्स जो मोस्टेरियन, एचुलियन, ओल्डोवान है ये प्राचीन उपकरण पाए हैं इनके नाम पे, लेकिन ग्रोशियन उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व की एक प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना में से नहीं है? इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीति, खारवेल का हाथिक गुम्फा अभिलेख। तो फ्रेंड जो ईसा पूर्व की पूछी गई है तो फ्रेंड्स में ऑप्शन सी सही होगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह 78 ईस्वी में हुई थी, ना कि ईसा पूर्व में, कनिष्क के समय हुई है चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो फ्रेंड्स जो इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना है वह 183 ईस्वी पूर्व की घटना है। और विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? वो हुआ था फ्रेंड्स 57 ईस्वी पूर्व में। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख ये प्रथम सदी ईस्वी पूर्व की ही घटना है। तो फ्रेंड जो इसमें पूछा है बहुत डीपली क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने, थोड़ा सा डीपली भी नहीं है फ्रेंड्स। जो हमें अगर डेट कंफर्म होती है तो हम इसे आराम से
पता कर सकते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी घटना ईसा पूर्व की नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन सी है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो 78 ईस्वी में हुई थी कनिष्क के समय, वह नहीं है होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद संहिता की 1/4 जो ऋचाएं हैं किसको निर्देशित करती हैं। तो फ्रेंड देखिए, रुद्र को, मारुत को, अग्नि को, इंद्र को। तो इसका 1/4 यानी कि कितनी है फ्रेंड, जो इसमें ऋचाएं हैं वो 1024 के समथिंग है। तो इसमें से क्या आंसर सही होगा, आपने पढ़ा होगा फ्रेंड, जब डीपली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें आराम से पता चल गया होगा कि जो इंद्र हैं उनका जो ऋग्वेद में जिक्र है वो 250 बार किया गया है, 250 टाइम। याद रखिएगा, इंद्र का जिक्र कितनी बार है, 250 बार किया गया है। तो 1/4 ऋचाएं जो हैं इंद्र को ही निर्देशित करती हैं। और अग्नि के कितनी ऋचाएं दी गई हैं, कितनी जगह उल्लेख है, उनका है 200 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कहाँ हुई थी, मतलब स्थापना किस जगह में परिणत हुई थी, राजगृह, वल्लभी, उज्जैन, सांची। तो श्वेतांबर की स्थापना, तो फ्रेंड्स इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो जैन धर्म की जो प्रथम जो सभा हुई थी, प्रथम जो जैन सभा हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और वहीं उसी उसमें जैन सभा में जो जैन संप्रदाय है वो 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हो गया था। तो जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वे श्वेतांबर कहला रहे थे और ब्रजबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे। तो फ्रेंड्स इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर पाटलिपुत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल एक ही शिलालेख जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात कही है, इनमें से कौन सा वह शिलालेख है। भाब्रू, निकाली सागर स्तंभ लेख शिलालेख, रुमिंदई स्तंभ शिलालेख, ये बराबर होगा, बराबर गुफा शिलालेख। तो फ्रेंड्स जो ऑप्शन सी है रुमिंदई स्तंभ शिलालेख। तो फ्रेंड्स कि अशोक का केवल एक शिलालेख, अशोक का केवल एक ही शिलालेख है जो आर्थिक विषय से रिलेटेड है, वो है रुमिंदई। और जो सारे अभिलेख जितने भी इन्होंने स्तंभलेख लिखे हैं वे सारे क्या हैं, वे प्रशासनिक विषय से रिलेटेड हैं। और जो रुमिंदई स्तंभलेख है वह नेपाल के तराई क्षेत्र में है। और वहां से ये भी पता चलता है, जो वहां पे अभिलेख है उससे ये पता चल रहा है वहां पर कि अशोक अपने जो राज्याभिषेक हुआ था उसके 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने यहाँ पर आकर जो धार्मिक कर है बलि उसे भी समाप्त कर दिया था और भूमि कर को भी 1/8 कर दिया था। फ्रेंड्स याद रखेंगे, केवल रुमिंदई है जो आर्थिक विषय से रिलेटेड है और सभी जो स्तंभलेख हैं वे उनके प्रशासनिक विषय से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने शिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स समुद्रगुप्त ने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया। फतवा ए आलमगीरी, देखिए फ्रेंड्स याद रखिएगा क्या नाम क्या है, फतवा ए आलमगीरी। अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स औरंगजेब ने ही फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्ने बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय शासनकाल में आया था वह किस देश का था। अफगानिस्तान, मोरक्को, इराक या फिर ईरान। तो फ्रेंड जो इब्ने बतूता था वह मोरक्को से आया था और आया किसके दरबार में था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि 1349 में सुल्तान के राजदूत के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे जो तोगन तिमूर यानी कि जो चीन का शासक था तोगन तिमूर के दरबार में भेजा था। और इसकी पुस्तक का नाम था, इब्ने बतूता की पुस्तक थी रेहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया। अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समन्वय, मुगल बादशाहों को पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसैनिक सहायता, नूरजहां को भारी रिश्वत, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो डी है वह इसका सही आंसर होगा। अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार की वजह से ही प्रभावित होकर अंग्रेज जहांगीर ने अंग्रेजों को कारखाना स्थापित करने के लिए एक फरमान दे दिया था 1613 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश किससे जोड़ा था? पिता के वंश से तैमूर, माता के वंश से चंगेज खां। पिता के वंश से चंगेज खां, माता के वंश से तैमूर। पिता और माता के वंश से चगताई तुर्क, पिता और माता के वंश से मंगोलियाई। तो फ्रेंड जो ऑप्शन ए है उसका पिता के वंश से जो बाबर था, पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खान यानी जो मंगोल थे वो था। तो वह फ्रेंड्स जो ये भी बताया गया है कि जो बाबर है वो अपने आप को तैमूर के वंशज मानने में गर्व महसूस करते थे, जबकि माता की साइड से जो चंगेज खान मंगोल थे उनके वंशज कहलाने में अपने आप को शर्म महसूस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था? तो हमें बताना है कि फिरोज शाह तुगलक में के समय में कौन सा जो ऐसा कर था जो युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/6 था। तो फ्रेंड जो फिरोज शाह तुगलक था उसने 23 करों को समाप्त करके 4 कर लगाए थे। और आपको पता होगा फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। और इसने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 10% होता था। तो हमें बताना है कि लूट के माल का 1/6 कौन सा था? खुम्स जो था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है खुम्स जो कर था वो लूट के माल से जो प्राप्त होने वाला कर था वह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी बताना है अष्टप्रधान शिवाजी के उसमें। तो वह थे फ्रेंड्स ऑप्शन जो ए है मोरो त्र्यंबक पिंगले। तो फ्रेंड जो शिवाजी की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी ना वह मुगलों से ही प्रेरित थी, लेकिन अष्टप्रधान अपने जो सलाह देने के लिए उनका काम क्या था? सिर्फ सलाह देना था। जो शिवाजी के अष्टप्रधान थे उनमें का काम सिर्फ जो राजा है उसे सलाह देना था। वह किसी भी एक तरह से उसे मंत्रिमंडल नहीं कह सकते, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ सलाह देने का काम करते थे। तो उस केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी कौन थे? मोरो त्र्यंबक पिंगले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी.डी. सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेल्युलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी। अलीपुर बम केस में, नासिक षड्यंत्र केस में, दिल्ली षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में। तो फ्रेंड जो ऑप्शन बी है उसका नासिक षड्यंत्र केस 1911 में वी.डी. सावरकर को इसी उसमें जो सेल्युलर जेल जिसे मतलब काले पानी की सजा भी बोला जाता है, वहाँ की कुख्यात जो जेल थी अंडमान द्वीप की, वहां पर भेजा गया था उसे नासिक षड्यंत्र केंद्र केस में। फ्रेंड वी.डी. सावरकर के बारे में बता दूं आपको कि 1899 में इन्होंने मित्र मेला संस्था की स्थापना की थी। इसे जो आगे चलकर अभिनव भारत के नाम से भी जाना गया था। और जो नासिक का जो षड्यंत्र केस था तो इन्होंने जो नासिक के कलेक्टर थे जैक्सन, उनकी हत्या की थी। तो 1911 में इन्हें काले पानी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी.आर. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी दल ने ब्लैक देवा के द्वारा के लिए कार्य किया। ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा, असंतुष्टों के रूप में कार्य करके विधायी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, गांधी के रचनात्मक कार्यों के पक्ष में सहयोग के अपरिवर्तनवादियों से सहयोग, कांग्रेस के भीतर पार्टी की अलग पहचान बनाए रखना। तो फ्रेंड जो ऑप्शन ए है ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए कार्य किया वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में की थी। और जो सी.आर. दास की मृत्यु के बाद इस पार्टी में आपस में विभाजन हो जाता है। उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि उनका जो प्रतिक्रियावादी दल था उनकी क्या नीति थी, वे क्या कर रहे थे? तो वे ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत करने वाले थे फ्रेंड्स मदन मोहन मालवीय।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची मिलान करने के लिए आई है फ्रेंड्स। देखते हैं सती का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह कानून, कन्या भ्रूण हत्या निषेध, दास प्रथा का उन्मूलन। तो फ्रेंड्स सती का जो उन्मूलन हुआ था, जो सती प्रथा थी, उसका उन्मूलन 1829-30 में कौन करते हैं? राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। विधवा पुनर्विवाह कानून ये 1856 का है फ्रेंड्स। तो 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था। कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 से में खत्म किया गया था। और दास प्रथा का उन्मूलन फ्रेंड्स 1843 में हुआ था। तो आप इसे मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान पर पाए गए हैं? लोथल और कालीबंगन, बुरझोम और रंगपुर, रूपर और रंगपुर, कालीबंगन और सुरकोटदा। तो फ्रेंड जो बुरझोम और रंगपुर है वहां पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, वृहदारण्यक उपनिषद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, संगम काल। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए सही होगा। वैदिक काल में निष्क एक सोने का आभूषण था, लेकिन जो वैदिक काल था, वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था। जबकि जो उत्तर वैदिक काल आया तब उसमें निष्क क्या हो गया था? निष्क एक मुद्रा के रूप में चेंज हो गया था। पहले वो सोने का आभूषण था, उत्तर वैदिक काल तक आते आते वह एक मुद्रा के रूप में चेंज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? राजस्व कार्य, न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्य, सैन्य कार्य। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा न्यायिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशस्ति का अर्थ क्या है? यह एक शिलालेख था, यह एक तांबे की तस्तरी था, यह धातु की तस्तरी पर एक राष्ट्रीय चार्टर था, या फिर राजा की स्तुति। तो फ्रेंड जो प्रशस्ति पत्र थे वो राजा की स्तुति में, यानी कि जो प्रशंसा, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा में लिखे गए थे। तो प्रशस्ति का अर्थ होगा ऑप्शन डी, राजा की स्तुति। निम्नलिखित में से कौन सा सही युगम नहीं है? एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट की हैं, महाबलीपुरम जो है पल्लव के से संबंधित हैं, खजुराहो चंदेल से रिलेटेड हैं, एलिफेंटा की गुफाएं मौर्य काल की हैं। तो फ्रेंड्स एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट की हैं, ये बात सही है। एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। महाबलीपुरम पल्लव से रिलेटेड है, कहाँ है ये? तमिलनाडु में। खजुराहो जो है चंदेल से रिलेटेड हैं कहाँ ये है मध्य प्रदेश एमपी में। और एलिफेंटा गुफाएं फ्रेंड्स ये सही नहीं है, ये मौर्य काल से रिलेटेड नहीं है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और ये भी राष्ट्रकूटों से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर लोदी ने, इसमें बताना है कौन सा वाक्य असत्य है। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की, हरिहर फर्स्ट ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की, बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। सभी सही हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा असत्य है। तो फ्रेंड जो ऑप्शन सी है, बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, फ्रेंड्स ये सही नहीं है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी, उसने वह एक नींव ही मतलब एक मंजिल ही बना पाया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी बाकी की जो 3 मंजिल हैं वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी, और आगे चलकर फिरोज तुगलक जब इसकी एक ऊपर की मंजिल जो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसकी रिपेयर भी कराता है, मतलब उसकी मरम्मत कराने का काम, और एक मंजिल और 5वीं मंजिल का निर्माण भी कराता है। तो बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने शालीमार और निशांत बाग की नींव रखी थी कश्मीर में? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार और निशांत बाग की नींव रखी थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि 1526 में जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध में,
और इसमें तोपखाने का यूज़ किया गया था और जो बाबर है वो उसकी जीत का कारण ये था कि उसके पास तोपखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, हेमू, राणा संग्राम सिंह और मेघनी राय। तो फ्रेंड्स ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा हेमू। सॉरी फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इसका जो प्रैक्टिस सेट है हमारा। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी और उसे आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है दिल्ली, फरगना, काबुल, समरकंद। तो फ्रेंड जो ऑप्शन सी है काबुल वैसे ही होगा। बाबर की मृत्यु के बाद पहले उसे आरामबाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उसके शरीर को काबुल ले जाया गया। फ्रेंड्स से पूछा जाता है कि किन जो मुगल बादशाह थे उनकी कब्र भारत से बाहर है। तो एक तो बाबर की हो गई काबुल में, एक जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी भी कब्र कहाँ है? रंगून में। आपको पता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्हें भारत से भेजकर रंगून भेज दिया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, आपको कैसे लगे आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं और आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आप ज़रूर बताएं। अपनी तैयारी को भी जांच लें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।